जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक और गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं। एस्ट्रोएसिटिक मुंडा भाषा परिवार की प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान के बीच एक संभावित सेतु पर चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मैंने सिंगबोंगा कौन है विषय पर वीडियो बनाया था, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था कि क्या प्राचीन आदिवासी दर्शन जो मेटाफिजिक्स के नज़र से देखा जाता है, मतलब दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो वास्तविकता, अस्तित्व और दुनिया के मूल सिद्धांतों की पड़ताल करती है, और क्वांटम फील्ड थ्योरी मतलब कण और परमाणु के रूप में जो व्यवहार होता है, ऐसे कहीं मिलती है क्या? वास्तव में यह एक शक्तिशाली बौद्धिक खोज का क्षेत्र है जिसे हम आदिवासियों को जरूर समझना चाहिए। मैं आदिवासी हो समाज के दर्शन और आस्था को आधार बनाकर बातों को आगे आपको बताऊंगा। आप लोग अपने अपने समाज के हिसाब से अपने अपने सर्वव्याप्त प्राकृतिक शक्ति का नाम समझ सकते हैं। सर्वव्याप्त का मतलब सब जगह मौजूद। मैं कई सारे विषयों के जवाब इसीलिए खोजना चाहता हूं क्योंकि कई सारे विषयों पर आदिवासी दर्शन कुछ और कहता है, लेकिन आधुनिक सभ्य समाजों से कुछ और समझता है। मैंने सिंगबोंगा के बारे में बताया था कि विभिन्न दस्तावेजों में इसे सूरज देवता के रूप में बताया गया है, जबकि एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार के लोग सूरज की पूजा करते ही नहीं। उसी तरह हम आदिवासियों को प्रकृति की पूजा करने के लिए प्राकृतिक बता दिया जाता है। क्या प्रकृति की पूजा करने से ही सभी प्राकृतिक हो सकते हैं? पत्थर भी प्राकृतिक स्वरूप है। गैर आदिवासी पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजा कर लेते हैं। या वैष्णो देवी जैसे स्थल प्राकृतिक स्थल ही हैं, तो क्या वहाँ पूजा करने वालों को भी हम आदिवासी कहेंगे? नहीं, यह धार्मिक लोगों के द्वारा बनाया गया नैरेटिव है और आदिवासियों को भी उसी तराजू में तौलने के लिए जानबूझकर पूजा उपासना के नाम पर उन्हें प्रकृति का तमगा देने का षड्यंत्र किया गया। जबकि आदिवासियों की संस्कृति जो प्रकृति के अनुकूल है, उसे आदिवासी अपने विमर्श में ना ला पाएं और कालांतर में वे अपनी संस्कृति को भूलकर हिंदू की संस्कृति में घुल मिल जाएं। लेकिन हम आपको आदिवासी संस्कृति पर गर्व करने के लिए ज़रूर मजबूर करेंगे। चलिए सफ़र में निकलते हैं। साथ रहिए, यह सफ़र लंबा नहीं यादगार होगा। मेरे नज़र में यह अधूरा कथन है कि आदिवासी प्रकृति की पूजा करता है इसीलिए प्राकृतिक है। मैंने कहा अधूरा कथन, पूरा अब हम करेंगे। बहुत सारी संस्कृतियों को आदिवासियों ने प्राकृतिक जीवन जीने के क्रम में प्रकृति से सीखा और उसी स्वरूप को अपनाया, जिसे आप आदिवासी घड़ी वाले वीडियो में देखे और समझे होंगे। मतलब प्रकृति की उपासना करने मात्र से आदिवासी प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि अपने दैनिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी वह प्रकृति के अनुकूल ही करता है। अब सवाल उठता है, वह कैसे? जैसे हल चलाते समय बैल हमेशा दाहिने से बाएं ही घूमता है, बाएं से दाएं नहीं घूमता, क्यों? उसी तरह आदिवासी समाज में दाहिने से बाएं की ओर ही नाचा जाता है। ऐसे ही घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा। जन्म संस्कार में हम लोग कोयोंग अदर इसी तरह से घूम के अपने परिक्रमा पूरा करते हैं। विवाह संस्कार में हेबे अदर, इसमें भी हम लोग ऐसे ही परिक्रमा करते हैं। मृत्यु संस्कार में किया अदर, हम उसमें भी दाहिने से बाएं ही परिक्रमा करके अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों किया जाता है, जबकि हिंदुओं में तो परिक्रमा बाएं से दाहिने संपन्न किया जाता है? दाहिने से बाएं घूमने की प्रथा विज्ञान में भी है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दाहिने से बाएं ही घूमते हैं। सूरज के चारों ओर पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शनि आदि की दिशा भी दाहिने से बाएं ही है और पृथ्वी भी अपनी एक्सिस पर दाहिने से बाएं ही घूमती है। आदिवासियों ने प्राकृतिक जीवन जीने के क्रम में इन दिशाओं का अनुभव को अपनी संस्कृतियों में उतार लिया, यानी प्रकृति की संस्कृति को अपना लिया। तो कहने का मतलब आदिवासियों के प्राकृतिक होने के ये सब कारण है, ना कि सिर्फ प्रकृति की उपासना करना मात्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आदिवासियों के जो प्राकृतिक शक्ति हैं उसे वैज्ञानिक नज़रिए से देखेंगे, ताकि दुनिया को प्रकृति की असीम शक्तियों की जानकारी आदिवासी दर्शन के नज़रिए से हो सके। यह आदिवासियों के प्राकृतिक ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी जो प्रकृति के प्रति समझ है उसे दुनिया समय रहते समझे, ना कि अंधविश्वास है बोलकर नकारे। और अब जाके वो हमारे उन शक्तियों को भी पहचानने लगा जब हिग्स फील्ड के बारे में प्रयोग हुआ CERN में। तो आज हम बात करेंगे सिंगबोंगा की, जो एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार के प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति है। इसे सरना, देसावली, जैरा स्थल जैसे पवित्र स्थलों से जोड़ कर देखेंगे। फिर हम इस प्राकृतिक शक्ति को आधुनिक भौतिकी के हिग्स फील्ड से तुलना करेंगे। सोच कर देखिए कि यह दोनों क्या एक ही सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियाँ हो सकती है?
झारखंड के पठारी इलाकों में जहाँ साल के पुराने वृक्ष आकाश को छूते हैं, जैव विविधता की भरमार है, जहाँ जल, जंगल और ज़मीन एक दूसरे के अस्तित्व के आधार हैं, वहाँ हम स्टोएसिटिक मुंडा परिवार के लोग एक शक्ति को जानते हैं जिसे हम सिंगबोंगा बोलते हैं। यह कोई मूर्त देवता नहीं, यह कोई मूर्ति में कैद आकृति भी नहीं, मंदिर, मस्जिद और चर्च में नहीं, बल्कि जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़, नदी और पेड़ पौधों के बीच इनकी उपासना की जाती है। वही उनके उपासना के केंद्र हैं। आगे हम यह भी समझेंगे कि ऐसे स्थल ही क्यों पूजा उपासना के स्थल बने। एक और चीज़ आपको समझना चाहिए कि आदिवासी लोग प्रकृति को वही अर्पित करते हैं जिसका सेवन वे खुद करते हैं, वे चीज़ें नहीं जो भोजन श्रृंखला का उनका हिस्सा नहीं है। हम अक्सर उसी चीज़ की बलि देकर पूजा पाठ संपन्न करते हैं। स्टोएसिटिक मुंडा परिवार में सिंगबोंगा प्रकृति की वह अदृश्य शक्ति है जो धरती के ऊपर, धरती की सतह पे और धरती के गर्भ में एक समान सशक्त रूप से है। मतलब हर जगह उतनी ही सशक्त है, कहीं कम या ज़्यादा नहीं। यह ब्रह्मांड की सर्वव्यापी यानी सब जगह मौजूद प्राकृतिक शक्ति है। यह सभी जीव और निर्जीवों के संतुलन का स्रोत है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। यह शक्ति केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं बल्कि नैतिक संतुलन, जीवन चक्र और सामुदायिक व्यवस्था से भी जुड़ी है। आधुनिक भौतिकी में फील्ड की अवधारणा बताती है कि ब्रह्मांड का मूल ढांचा अदृश्य ऊर्जा क्षेत्रों से बना है, विशेषकर हिग्स फील्ड, जिसकी पुष्टि 2012 में सर्न में हुए प्रयोग में सामने आया। यह दर्शाता है कि अदृश्य क्षेत्र या अदृश्य फील्ड कणों या पार्टिकल्स को द्रव्यमान या मास प्रदान करता है। 2012 में सर्न में वैज्ञानिकों ने वास्तव में एक ऐसे फील्ड को सत्यापित किया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, फैला हुआ है, एक अदृश्य माध्यम जो सब कुछ के होने का आधार है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सिंगबोंगा की अवधारणा और क्वांटम फील्ड सिद्धांत में कोई समानता है, और यदि है तो उसकी सीमाएं क्या है। मैं इसीलिए ऐसा सोचने को मजबूर हुआ क्योंकि सिंगबोंगा प्रकृति की सर्वव्याप्त शक्ति है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक समान है। तो हिग्स फील्ड को वैज्ञानिक ब्रह्मांड का मूल फील्ड बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आदिवासी चेतना की प्राचीन अंतर्दृष्टि को विज्ञान ने अब जाकर खोजा। सिंगबोंगा वास्तव में प्राकृतिक रूप से मौजूद सभी शक्तियों में शीर्ष की शक्ति है। जिस तरह हम लोग हो समाज में जंगल में भोजन श्रृंखला के शीर्ष के जानवर को सिंगकुला बोलते हैं, कुला मांस खाने वाले जानवरों को कहा जाता है, उसी तर्ज पर प्राकृतिक शक्तियों में शीर्ष की शक्ति सिंगबोंगा है। बोंगा अदृश्य शक्तियों को कहा जाता है। ये तो हुआ सिंगबोंगा का जो शब्द का जो हम लोग कैसे आया होगा या किस तरह हम मान रहे हैं। लेकिन मैं यह वीडियो जिस मकसद से बना रहा हूँ उस गूढ़ रहस्य की ओर अब हम चलते हैं। हमारे समाज में एक प्रचलित मंत्र की लाइन है, या हम लोग साधारण भाषा में यहाँ तहाँ इसको बोल देते हैं कि सिर में सिंगबोंगा ओ तेरे नागे एरा बिंदिरा। ये मंत्र की लाइन भी है, और ऐसे कई जगहों पर जब एक दूसरे से ऐसे अदृश्य शक्तियों की बात हम करते हैं तो ये वाक्य अक्सर आ जाता है कि सिर में दो सिंगबोंगा ओ तेरे दो नागे एरा बिंदिरा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ऊपर तो सिंगबोंगा है और धरती में नागे एरा बिंदेरा है। ये तो हुआ अक्षरशः हिंदी में क्या बोला जा सकता है, लेकिन इन शब्दों के पीछे ब्रह्मांड का, प्रकृति का गूढ़ रहस्य भी छिपा हुआ है। आइए उन रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। सिर में सिंगबोंगा ओ तेरे नागे एरा बिंदेरा वास्तव में प्रकृति की संपूर्ण प्राकृतिक शक्ति संरचना को दर्शा रहा है। जी हाँ, संपूर्ण प्राकृतिक शक्ति संरचना। लेकिन कैसे? सिंगबोंगा वह शक्ति है जो सबसे ऊपर है, वह हर जगह है, इसलिए हर चीज़ की उसे जानकारी है। यह कोई व्यक्ति नहीं है वरन एक शक्ति है जो धरती के ऊपर, सतह पर, सतह के नीचे एक समान रूप से मौजूद है। उसी शक्ति की मौजूदगी से जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, जल, जंगल, ज़मीन सब अपने अस्तित्व को पाते हैं। यदि सिंगबोंगा की शक्ति नहीं होती तो इन सब का अस्तित्व नहीं होता। इसी समझ के चलते स्टोएसिटिक मुंडा परिवार सिंगबोंगा को सर्वव्यापी मानती है। और दूसरा पंक्ति कहता है कि ओतेरे नागे एरा बिंदिरा को, मतलब धरती में नागे एरा बिंदिरा के रूप में जीवन देने वाली ऊर्जाएं विद्यमान है। जी हाँ, जीवन देने वाली ऊर्जाएं, मगर कैसे? क्या कभी आपने इस दिशा में सोचा या नहीं? चलिए हम ही आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी? स्कूल के दिनों में और अब
जो जेनेटिकल स्टडी और क्रमिक विकास के सिद्धांत ने साबित किया, हम अब उसकी बात कर लेते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत कहता है कि इस धरती के समुद्र में पहला जीवाणुमय स्वरूप फूका था, यानी फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। आरएनए के इर्द गिर्द कुछ प्रोटीन जमा हुए तो वही फूका था। फिर इवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए लूका पैदा हुआ, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यह सेलुलर प्रकृति का था और आज के सभी जीव सेलुलर ही हैं, या अमीबा की तरह का जीव कह सकते हैं। यहाँ से प्रोकैरियोटिक माइक्रोब शुरू हुए थे। यही प्रकृति के सभी जीवों के पूर्वज माने जाते हैं क्योंकि इसमें जीवन था। यहीं से अमीबा, बैक्टीरिया, आर्की आदि इवॉल्व हुए। साइनोबैक्टीरिया पैदा हुए जिसने द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट पैदा किया, जहां से वायुमंडल को ऑक्सीजन मिला। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। इकारिया वारोटिया, चावल के दाने से छोटा केंचुआ जैसा जीव पैदा हुआ। आज के सभी जीवों जिसमें हम मनुष्य भी आते हैं, उन सब के पूर्वज यही इकारिया वारोटिया ही है। बंदर तो बाद के वंशज हैं। बंदर भी एक्चुअली इकारिया वारोटिया से ही पैदा हुए हैं। ये सभी जीव समुद्र के पानी में ही इवॉल्व हुए। फिर कुछ जीवों ने, आप कुछ मछलियों ने कह सकते हैं क्योंकि पानी में उसी तरह के स्वरूप के जीव होते हैं बोलकर, हालांकि मगरमच्छ भी होते हैं। खैर, तो उथले पानी में रहने की क्षमता उन्होंने विकसित की। वहाँ से उभयचर भूमि पर आए, फिर सरीसृप, फिर डायनासोर, स्तनधारी और मानव विकसित हुए। यानी इस धरती पर पानी ही ऐसी जगह थी जहाँ जीवन की शुरुआत हुई, और मानव का भ्रूण भी तो पानी में ही 9 महीनों तक जीवन को आकार देता है। और यह पानी भ्रूण को पोषण ही नहीं बल्कि सुरक्षा, तापमान नियंत्रण और विकास के लिए जगह देता है। यानी सिंगबोंगा के रूप में सर्वव्याप्त शक्ति है जिसे हम लोग सिरमरा सिंगबोंगा, और धरती पर जीवन देने वाली ऊर्जाएं ओतेरे नागे इराबिंदुरा मिलकर ही इस ब्रह्मांड को जीने लायक जगह बना रही है। और यही बात हमारा आदिवासी दर्शन कह रहा है। हमारे पूर्वजों के पास तो क्रमिक विकास का इतिहास भी नहीं था, विज्ञान भी नहीं था, लेकिन दर्शन में इतनी गहराई छिपी थी या है, क्या कभी हम सब ने सोचा था या अभी भी नहीं जान पा रहे हैं। यानी सिंगबोंगा ने अनुकूल वातावरण दिया अपना प्राकृतिक शक्ति के रूप में, अपनी हर जगह मौजूदगी के कारण। तो धरती पर नागेरा बिंदेरा की जीवनदायिनी ऊर्जाएं उस अनुकूल वातावरण में जीवन को आकार देती है। उसी जीवनदायिनी ऊर्जाओं की पीढ़ी हम सभी हैं। हम साधारणतः अपने गांव में नागेरा बिंदेरा को पानी की शक्ति के रूप में पूजते हैं, यानी कि वही शक्ति जो जीवनदायिनी ऊर्जाएं समेटी हुई है। हमारे आदिवासी दर्शन में मौजूद जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत को हालिया दिनों में विज्ञान ने भी इवोल्यूशनरी थ्योरी के माध्यम से स्वीकार किया। इससे यह तो साबित हो गया कि आदिवासियों के प्राकृतिक ज्ञान को आज का विज्ञान भी थोड़ा बहुत अभी जाकर समझ रहा है, लेकिन थोड़ी समझ से विज्ञान ऐसे विनाशकारी प्रयोग करता है कि इस धरती पर जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता रहता है। सिंगबोंगा की प्राकृतिक शक्ति को समझने के लिए आगे हम विज्ञान के नज़र से गौर करेंगे, लेकिन इस बीच धरती में मौजूद आदिवासियों के पवित्र स्थलों के बारे में थोड़ा जानकारी साझा कर लेते हैं। आदिवासी प्रकृति की उपासना करते हैं, मतलब वे जिन स्थलों में पूजा उपासना करते हैं वे प्राकृतिक स्थल ही होते हैं, जैसे सरना, देसावली, जैरा स्थल आदि। ये स्थान वास्तव में पूजा के केंद्र सिर्फ नहीं होते, ये ऊर्जा के केंद्र होते हैं। प्रकृति की शक्ति धरती की ऊर्जा के रूप में जिन जगहों में केंद्रित होती है, उन्हीं जगहों को आदिवासी समुदाय अपने पवित्र स्थल के रूप में मानता और उपासना करता है। यही वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता था कि यह भौतिकवाद और आध्यात्मिकता का संगम है। प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति विशिष्ट स्थानों में जहाँ जियोमैग्नेटिक या भूचुंबकीय तरंगे हों, जहाँ पेड़ पौधों की सघनता हो, जहाँ खनिजों का भंडार हो, अधिक सघन रूप से मौजूद होते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये स्थान ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी के केंद्र होते हैं, और उन्हीं जगहों को आदिवासी समाज अपने पवित्र और पूजा स्थल के रूप में मानता है। यह समझ आदिवासियों को प्राकृतिक जीवन जीने के दरमियान ही प्राप्त हुआ और आज भी उसी मान्यता के अनुसार अपने जीवन को सार देता है। पहले ज़माने के पूजा स्थलों में ऊर्जा घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता था, यानी वहाँ असीम शक्ति होती थी, लेकिन आजकल तो ऐसे स्थलों की पवित्रता कंप्रोमाइज़ हो रही है। उन स्थलों के पेड़ पौधे, खनिज आदि नष्ट किए जा रहे हैं, जिस कारण से सरना, देसावली, जैरा स्थल आदि की शक्ति छीन हुई है। ये तो शायद देश ही नहीं
पूरे दुनिया के आदिवासी इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन बाहरी संस्कृति के कारण अपनी संस्कृति से दूर होते समाज के लिए यह चुनौती तो है ही। सिंगबोंगा की प्राकृतिक शक्ति को समझने के लिए अब हम बात करते हैं जिसने भौतिक विज्ञान की नींव हिला दी, यानी हिग्स फील्ड की। 1964 में पीटर हिग्स और अन्य वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि पूरा ब्रह्मांड जिसे हम खाली स्थान समझते हैं वह वास्तव में एक फील्ड से भरा है। यह कोई साधारण खालीपन नहीं है या एक स्केलर फील्ड है जो सार्वभौमिक रूप से मौजूद है। कल्पना कीजिए कि एक मछली पानी में तैर रही है। पानी उसे प्रतिरोध देता है, उसे भार महसूस होता है, और यदि पानी ना हो तो मछली बेजान हो जाएगी। यानी मछली का अस्तित्व पानी के कारण है, पानी नहीं तो मछली भी नहीं। ठीक उसी प्रकार हिग्स फील्ड ब्रह्मांड का वह पानी है जिसमें सभी कण तैर रहे हैं। जब कोई कण जैसे इलेक्ट्रॉन या क्वार्क इस क्षेत्र या फील्ड से गुजरता है तो वह उसके साथ इंटरेक्ट या बातचीत करता है। यही बातचीत उसे द्रव्यमान या मास देती है। मैंने बातचीत शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन ये इंटरेक्शन से है। आप जितना संपर्क में आते हैं तो इससे मतलब है। बिना हिग्स फील्ड के इलेक्ट्रॉन का कोई भार नहीं होगा, परमाणु का कोई ढांचा नहीं होगा, तारे, ग्रह या हमारा अस्तित्व नहीं होगा। 2012 में लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में प्रोटॉनों की टक्कर से हिग्स बोसोन की उत्पत्ति उसी वाइब्रेशन का रिजल्ट था। ध्यान दीजिए, हिग्स बोसोन फील्ड नहीं बल्कि हिग्स फील्ड के होने का प्रमाण है। वैज्ञानिक रूप से आदिवासी दर्शन को समझने के लिए मैंने सिंगबोंगा और हिग्स फील्ड के बीच समानता देखने की कोशिश की। अब सवाल उठ सकता है कि क्या ये दोनों एक ही सत्य के दो नाम हैं? अब यदि सर्वव्यापिता या ओमनीप्रेजेंस को देखें तो सिंगबोंगा ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, धरती के ऊपर, सतह पर, नीचे। उसी तरह हिग्स फील्ड भी ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद है, हर कण के आसपास, किसी भी स्थिति में। अदृश्यता की बात अगर करें तो सिंगबोंगा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे केवल इसके प्रभावों से अनुभव किया जा सकता है। वर्षा में, फसलों में, स्वास्थ्य में। हिग्स क्षेत्र को भी सीधे नहीं नापा जा सकता, इसे केवल इसके प्रभावों से इफेक्ट को जाना जा सकता है, जैसे कणों के द्रव्यमान में, बलों के व्यवहार यानी बिहेवियर ऑफ फोर्सेस आदि में। स्थानीय सघनता को देखें तो सिंगबोंगा की प्राकृतिक शक्ति धरती में सरना, देसावली, जायरा स्थल जैसे पवित्र स्थलों में अधिक सघन होती है, तो हिग्स फील्ड भी कुछ क्षेत्रों में जैसे न्यूट्रॉन स्तर पर या क्वांटम स्तर पर इस फील्ड की सघनता अधिक हो सकती है। अस्तित्व के आधार को देखें तो सिंगबोंगा के बिना प्रकृति का संतुलन नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, जीवन की वृद्धि यानी क्रमिक विकास नहीं होगा। तो हिग्स फील्ड के बिना द्रव्यमान नहीं होगा, परमाणु नहीं होगा, पदार्थ नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हम एक ही चीज़ की बात तो नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैंने इस विश्लेषण को आपके सामने लाया ताकि भौतिकवाद और प्राकृतिक अध्यात्म को तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास कर सकें। मैंने अपने कई पुराने वीडियो आदि को मेंबर ओनली कर दिया है, आप इस चैनल के मेंबर बनकर उसका लाभ ले सकेंगे। जैसे उत्पत्ति का सिद्धांत वाला यह वीडियो आदि, तो मेंबर जरूर से बने ताकि वैसे शोधपूर्ण तथ्यों तक आपकी पहुँच बनी रहे। इतना जानने के बाद एक बात दुनिया को समझनी होगी कि हिग्स फील्ड भौतिकवादी है, यह कण भौतिकी का हिस्सा है, गणितीय समीकरणों से वर्णित है। तो सिंगबोंगा एक प्राकृतिक शक्ति है, यह चेतना है, नैतिकता है और सामुदायिक जीवन का स्रोत है। धरती की ऊर्जा जो जीवनदायिनी है उसका स्रोत है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया कि हम आपको बता सकें कि मानव चेतना ने प्रकृति की एक गहरी सत्यता को दो अलग अलग भाषाओं में व्यक्त किया है। एक अनुभव की भाषा में, प्राकृतिक जीवन जीने के क्रम में, जिसे हम आदिवासी दर्शन कहते हैं, तो दूसरा गणितीय और विश्लेषणात्मक भाषा में, जिसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं। प्रकृति की शक्ति जिसे हम सिंगबोंगा कहते हैं अदृश्य और सर्वव्यापी है। यह निष्क्रिय नहीं है बल्कि क्रियाशील है, और यह हमें जोड़ती है न कि अलग करती है। आदिवासी समुदाय ने हमेशा यह जाना है कि हम इस शक्ति से अलग नहीं हैं, हम इसके भीतर हैं, इसके द्वारा बने हैं और इसके अनुसार ही हमें जीना चाहिए। यह धर्मों के आडंबर से दूर प्राकृतिक और वैज्ञानिक समझ है। विज्ञान भी अब जाकर कह रहा है कि हमारे शरीर के प्रत्येक परमाणु में, सेल में, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में उस हिग्स फील्ड का संबंध है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। कोई नया फील्ड नहीं है, वैज्ञानिकों ने अभी जाकर उसे समझा। लेकिन आदिवासी दर्शन में ऐसी शक्ति की परिकल्पना प्राकृतिक जीवन जीने के क्रमिक विकास में बहुत पहले से चली आ रही है। प्रकृति की पूजा या अदृश्य शक्ति की उपासना हमें सिंगबोंगा के करीब लाता है।
जब कभी आप अगली बार किसी वृक्ष को देखें, किसी पहाड़ को देखें, जंगल को देखें, नदियों और झरनों को देखें या रात के आकाश में तारों को देखें, याद रखिए वहाँ एक प्राकृतिक शक्ति है जो हमारे मंत्रों में है, गानों में है, काव्य में है, धरती में है, जो विज्ञान में है और जो आपके भीतर भी है। यही सिंगोंगा है जिसे हिग्स फील्ड ने वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया। अब यह वास्तविकता है। सबों को धन्यवाद। जोहार।